गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू है, डिटेल नहीं है ये। ठीक है, देखिए शेड्यूल जिसे हिंदी में अनुसूची कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लास्ट में लगाए गए हैं। ठीक है, और ये शेड्यूल क्या होते हैं, क्यों लगाया जाता है या क्यों लगाया गया है संविधान में। किसी भी एक्ट में या लॉ में कुछ शेड्यूल्स जोड़े जाते हैं। उन शेड्यूल्स के अंदर क्या होता है, उन शेड्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स को लिखा जाता है जो लिस्ट के फॉर्म में होते हैं, मतलब जिसमें कोई प्रोविज़न नहीं होता है। ठीक है, कोई नियम नहीं होता है, बल्कि वो एक लिस्ट होती है और उसको एक जगह कलेक्ट किया जाता है और उसे अनुसूची नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो शेड्यूल के अंदर कोई बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस ये सब नहीं लिखे रहते हैं, सिर्फ कुछ आइटम्स होते हैं जिनकी एक लिस्ट होती है, वो उसमें इंक्लूड की जाती है। तो ऐसे ही संविधान जो है भारत का, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिस्ट के फॉर्म में है, उसे एक जगह कलेक्ट करके शेड्यूल बना के डाला गया है। ठीक है, देखिए शेड्यूल फर्स्ट के अंदर क्या है। तो इंडिया, जैसा कि आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया की डिफिनीशन, और कह रहा है कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इंडिया यूनियन है स्टेट्स का, और कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, उनके नाम क्या हैं, ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी इंक्लूड हैं, वो सब ये अनुसूची फर्स्ट में या शेड्यूल फर्स्ट में लिखी हुई है। तो अगर शेड्यूल फर्स्ट आप पढ़िएगा तो उसमें सबसे सारी लिस्ट, सारे स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, कब उनका गठन हुआ वो दिया हुआ है, नाम में कुछ चेंजेस हुई है तो वो भी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी है। नेक्स्ट है 2, शेड्यूल 2। इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, और भी जो है लोगों की सैलरीज दी हुई है। ठीक है, अलाउंसेस और एमोलूमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो कि सैलरी कितनी है प्रेसिडेंट की या गवर्नर की या आपके जो है कैग की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की या सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो आप वहाँ पे देखिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है तीसरी जो है शेड्यूल, जो है तीसरा शेड्यूल, उसके अंदर फॉर्म्स ऑफ ओथ। ठीक है, देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको ओथ कराई जाती है। ठीक, जैसे प्रेसिडेंट है, उसकी ओथ तो प्रेसिडेंट वाले पार्ट में दी है, गवर्नर की ओथ गवर्नर के पार्ट में दी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी ओथ जो है, जहाँ पे उनका जिस आर्टिकल के अंदर उनके बारे में जिक्र है वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जैसे देखिए जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ओथ यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी ओथ यहीं दी हुई है। जो आपके जो है स्टेट के जो है मिनिस्टर्स होते हैं उनकी भी ओथ यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो ओथ कुछ लोगों की यहाँ पे दी हुई है, शपथ जिसको कहते हैं आप, किस फॉर्म में शपथ लेंगे वो यहाँ दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए चौथे शेड्यूल में क्या है। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेज हैं हमारे यहाँ। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट जो है पब्लिक चुनती है, राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनको जो है लोकसभा के मेंबर्स और जो राज्यों के अंदर विधायिका है वहाँ से जो है लोग वोट करते हैं, तब राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव जो होता है उसको चुनने के लिए हर स्टेट के अंदर सीट्स बटी हुई हैं, मतलब राज्यसभा के अंदर 250 सीट मैक्सिमम होगी, ये लिखा हुआ है संविधान में। और ये 250 सीट्स
किस स्टेट में कितनी हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, इसीलिए यूपी को सबसे ज़्यादा सीट मिली है राज्यसभा की 31, मतलब यूपी से 31 मेंबर्स जाते हैं इलेक्ट होके राज्यसभा में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो उनकी सीट्स किस स्टेट में कितनी हैं, ये चौथी शेड्यूल में दिया हुआ है, चौथे शेड्यूल में। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब किस स्टेट में कितनी जो है सीट राज्यसभा की है। ठीक है, ये दिया हुआ है। 5वें में देखिए शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के जो एरियाज़ हैं, ठीक है, एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ का कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उससे रिलेटेड एक जो है पार्ट यहाँ दिया हुआ है कि कौन कौन सी अथॉरिटी उनके पास होगी। ठीक है, वो लिस्ट बनी हुई है इसमें। तो ये 5 है। 6वां देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम और त्रिपुरा 4 राज्य हैं जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज़ का है वो सेपरेट करके रखा गया है इन 4 स्टेट्स का, क्योंकि थोड़ा स्पेशल है इनके लिए, और वो लिस्ट बनाई गई है कि क्या क्या पावर अथॉरिटी उनके पास होगी। ठीक है, तो ये 6th है। तो ये 4 राज्यों से जुड़ी हुई है 6th। ये 4 राज्यों के बारे में बहुत पूछता है कि कौन से राज्य हैं उसके अंदर, तो आसाम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक है, आप इसको ये 4 राज्य किसी भी तरह से ट्रिक बना के याद कर लीजिए, ये पूछता है बार बार। फिर देखिए तो 5वें में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, 6ठे में भी एडमिनिस्ट्रेशन है। 5वें में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब किसी भी जगह के हो उसके लिए है, और 4 राज्यों के स्पेशल जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज़ में होंगे वो 6 में है, शेड्यूल 6 में। फिर देखिए 7वें में जो है लिस्ट है। लिस्ट का मतलब है आपको आर्टिकल 146, 45, 46 पढ़ेंगे तो आप उसमें जो है देखिएगा कि वहाँ दिया हुआ है कि जो स्टेट होगा वो स्टेट लिस्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहाँ देखिए 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है विषय। ठीक है, विषय, ठीक, टॉपिक, किस विषय पे कौन जो है कानून बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट की जो विधायिका होती है वो भी कानून बना सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट कानून बनाएगी और फिर राज्यों में विधायिका बनाएगी। तो स्टेट में एक गवर्नमेंट है, एक सेंटर में गवर्नमेंट है, दोनों के पास पावर है कानून बनाने की। तो कौन किस विषय पे कानून बनाएगा, ठीक है, इसकी जब बात आती है तो आपको लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप होता है 145 से लेकर 145 से लेकर 155-56 तक। ठीक है, आर्टिकल में, तो आप उसको जाके देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है कि किस तरह के विषय पर कौन कानून बनाएगा, और विषय को अलग किया गया है यहाँ लिस्ट बना के। ठीक है, 7वें में जो है शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है और उसमें बताया गया है कि स्टेट किस लिस्ट पे किस तरह के विषयों पे जो है कानून बनाएगा, सेंटर किस तरह के विषयों पे कानून बनाएगा, और साथ में एक भी दिया हुआ है कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे दोनों बनाएंगे। ठीक है, बना सकते हैं, बनाएंगे क्या, बना सकते हैं। तो लिस्ट जो 7th शेड्यूल है वो लिस्ट बताता है यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन किस किस चीज़ों पे जो है किन किन विषयों पे जो है बना सकती है कानून। और फिर दूसरी है स्टेट लिस्ट, इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तीसरा जो है लिस्ट ये बताती है कि कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों लिस्ट पूछता है कि कौन से शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है। ठीक है, और कितनी तरह की लिस्ट है, ठीक, और उनके अंदर कितने कितने आइटम्स हैं ये भी पूछ लेता है कभी कभी। फिर देखिए 8वीं है लैंग्वेज। 8वीं शेड्यूल जो है लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज तो पहले कम थी, 14 लैंग्वेज हुआ करती थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन अब जो है ये बढ़ के 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। मतलब जो ये शेड्यूल है इसके अंदर भाषाओं की लिस्ट दी गई है जो इंडिया के अंदर ऑफिशियल मानी जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज 22 है टोटल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हासिल है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में कोई लैंग्वेज आ जाती है तो उसको कुछ जो है प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो जो है इसीलिए जो है 22 लैंग्वेज इस वक्त है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के।
शेड्यूल 8 में। तो शेड्यूल 8 कुछ नहीं बताता है, भाषाओं के बारे में बताता है, कौन कौन से भाषाएं संवैधानिक हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं इस वक्त। फिर देखिए 9th शेड्यूल जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 9th शेड्यूल, तो 9th शेड्यूल जो है वो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। वैलिडेशन का मतलब होता है विधि मान्यकरण। ये 8 शेड्यूल थे पहले। अब ज़रा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 ही शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अब जो है 4 शेड्यूल और जोड़ दिए गए उसमें, अब 12 हो गए। तो 8 से 12 हो गया है। तो 8 तो कंप्लीट हो गए, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन अब इसके बाद जो 4 शेड्यूल हैं वो जो है बाद में जोड़े गए हैं। जैसे 9th शेड्यूल जो है ये 1951 में जोड़ा गया है फर्स्ट अमेंडमेंट से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे लॉज ऐसे लॉज जिनको जो है गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसका जो है रिव्यू हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो ऐसे लॉज को जो है वो क्या कर सकती है, वो इस शेड्यूल 9 में डाल देगी और फिर उसके बाद उसका रिव्यू नहीं हो पाएगा। शुरू में इसी मंशा के साथ जो है ये जो शेड्यूल लगाया गया था। और ज़मींदारी उन्मूलन एक्ट था, ज़मींदारी एक्ट था एक, और इसी ज़मींदारी एक्ट को सेव करने के लिए 1951 का है ज़मींदारी एक्ट, इसको सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये एक्ट था उसके लिए 9th शेड्यूल लगाया और 9th शेड्यूल में लिख दिया कि इस शेड्यूल के अंदर जितने भी एक्ट्स वगैरह वगैरह होंगे उसको कोई जो है रिव्यू, उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करेगी या कोर्ट रिव्यू नहीं करेगी। तो फिर ज़मींदारी एक्ट को उसी में डाल दिया गया, फिर इसका रिव्यू नहीं हुआ। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया एक केस में कि 9th शेड्यूल के अंदर डाली गई चीज़ों का भी, डाले गए कानूनों का भी रिव्यू हो सकता है। ठीक है, ये 9th है। इसके बाद देखिए, तो ये ज़मींदारी एक्ट को बचाने के लिए यह शेड्यूल लगाया गया था। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनको जो है इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, इसी मंशा से कि उसका जो है रिव्यू नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि ऐसा नहीं है, रिव्यू हो सकता है। इसके बाद देखिए 10th जो है ये शेड्यूल, ये जो शेड्यूल लगा है ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, 52वें अमेंडमेंट से लगा हुआ है। ठीक है, 52nd से। और इसमें जो है दल बदल, डिफेक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, अगर कोई जो है नेता है या MP MLA है वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है MP MLA रहते हुए, ठीक है, तो डिफेक्शन या दल बदल कानून उस पर लागू होगा और उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको राजीव गांधी के समय में जोड़ा गया। इसलिए जोड़ा गया कि बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि एक पार्टी में जीतते थे और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए लगाया गया था, तो इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए 11वां जो है शेड्यूल आया और 12वां शेड्यूल आया, दोनों जो है 1992 में आया है नरसिम्हा राव के समय में। और इसमें जो है जब पंचायत और म्यूनसिपलिटी 243 में आर्टिकल 243 हाँ आर्टिकल जो है, नेक्स्ट शेड्यूल देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यही था कि 1992 में जो है 243 आर्टिकल जोड़ा गया, 243 और 243A। ठीक है, तो ये आप इसमें देखिएगा कि 243 है और ये पार्ट जो है आपका 9 है, 9A ये है। ठीक है, 9 और 9A। तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है आर्टिकल 243 G से जुड़ा हुआ है और म्यूनसिपलिटी में 243 W से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 11वां और 12वां जो है जो शेड्यूल है वो जुड़ा हुआ है म्यूनसिपलिटी और पंचायत से। पहला वाला 11 वाला पंचायत से और 12 वाला म्यूनसिपलिटी से। दोनों में जो है क्या पावर अथॉरिटी होगी
जो लीडर्स होंगे, जो पंचायत के जो है मुखिया वगैरह होंगे या म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो लोग आएंगे, उनको क्या पावर मिलेगी या म्यूनसिपैलिटी और पंचायत की क्या पावर्स होंगी, वो जो लिस्ट बना के डाला गया है। तो आप इसीलिए इसमें शेड्यूल बना के डाला गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये शेड्यूल 12 है टोटल। 8 थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, अब 12 हो गए हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये 213, ये जो 1992 में जोड़ा गया है 11 और 12, ये जोड़ा गया है 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट से, ठीक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से 1992 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ शेड्यूल।